आपने अगर थ्री इडियट्स फिल्म देखी होगी तो आपको वो वाला सीन जरूर याद होगा जब रैंचो अपने गांव के चौकीदार वाली कहानी बताते हुए ये समझाने की कोशिश करता है कि हमें हमेशा अपने दिल दिमाग को बेवकूफ बनाकर रखना चाहिए। बाहर कितनी भी टेंशन हो और सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने दिल दिमाग को हमेशा ये मना कर रखना चाहिए कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तू टेंशन मत ले, ऑल इज वेल, सब ठीक है। वैसे एक कमाल की बात बताएं, हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती ही नहीं है जितना हम उसे समझने लगते हैं। और प्रॉब्लम को बड़ी बनाने का खेल दिमाग का ही होता है। अब जरा खुद अपनी लास्ट प्रॉब्लम के बारे में याद कीजिए। जब आप उस प्रॉब्लम में थे तब आप कितने परेशान थे, ये भी याद कीजिए। और फिर ये भी याद कीजिए कि जब आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, फिर आपका उस प्रॉब्लम के बारे में क्या ख्याल था। क्या वाकई में वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी थी जितना आप उसके लिए परेशान थे। हम सभी के साथ 90% तक ऐसा ही होता है कि हमारे आगे आने वाली समस्या छोटी होती है, लेकिन हम उसके बारे में एक्स्ट्रा सोच के और अपने दिल दिमाग पर लोड देकर छोटी समस्या को भी बहुत बड़ी समस्या बना देते हैं। हमारा दिमाग हमारे शरीर का सॉफ्टवेयर है, और जिस तरह से कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जितना अच्छा और एडवांस वर्जन के होने पर पूरा कंप्यूटर फास्ट और एक्यूरेट वर्क करता है, ठीक उसी तरह से अगर हमारा दिमाग जितना कंट्रोल में रहेगा, जितना सही दिशा में काम करेगा, हमारी लाइफ उतनी ही बेहतर होगी। कुल मिलाकर सब कुछ दिमाग का खेल है। जिसने अपने दिमाग को चलाना सीख लिया, समझो उसने अपनी लाइफ को आसान और बेहतर बना लिया। तो इसी क्रम में हमारी आज की ये बुक समरी आपके दिमाग को बेहतर बनाने का काम करेगी। इस बुक समरी से हम ना सिर्फ ये जानेंगे कि हमारा दिमाग क्या कर सकता है, बल्कि ये भी जानेंगे कि हम अपने दिमाग के साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टिलनेस इज द की कि हमारी इस बुक समरी के सफर पर, जिसे लिखा है रायन हॉलिडे ने। आप दौर जरूर आता है कि जब आगे क्या डिसीजन लेना है या उस प्रॉब्लम पर किस तरह से रिएक्ट करना है, हम ये समझ ही नहीं पाते। हो सकता है कि बहुत सारे लोग अभी भी किसी प्रॉब्लम में उलझे हुए हों, जैसे कि उनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा हो, उनके रिलेशनशिप में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो कि वो अब डाइवोर्स जैसे बड़े डिसीजन पर आकर खड़े हो गए हो, या फिर वो अपने लिए एक सही जॉब ना ढूंढ पा रहे हो। ऐसे स्टेज में अक्सर लोग खुद को एक ब्लैंक सिचुएशन में पाते हैं। उनके लिए इस सिचुएशन में कोई भी स्टेप लेना आसान नहीं होता है, और ये काफी नॉर्मल भी है। ऑथर रायन हॉलिडे का मानना है कि किसी भी ऐसी सिचुएशन में जब आपको आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, तो दिमाग को उलझन में डालने या जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने जैसी गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। बल्कि आपको इस समय अपने दिमाग को समय देने की जरूरत होती है। आप खुद के माइंड को हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से हटाकर अपनी प्रॉब्लम पर फोकस कर सकते हैं, जिससे कोई भी सही रास्ता निकालने में आपको मदद मिल सकती है। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढते समय अक्सर लोगों के मन में ढेर सारे नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं, जैसे कि अगर उन्होंने बिजनेस को छोड़ने का डिसीजन लिया तो वो अपने आगे की लाइफ को कभी दोबारा से शुरू नहीं कर पाएंगे। या फिर अगर उन्होंने एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को अपनी तरफ से खत्म कर दिया तो लोग उन्हें बुरा समझेंगे, या आगे लाइफ में कभी भी उन्हें दूसरा पार्टनर नहीं मिल पाएगा, एटसेट्रा। इस तरह के नेगेटिव ख्यालों को डिसीजन लेने से पहले ही अपने दिमाग में लेकर आना आपके लिए प्रॉब्लम को और ज्यादा बड़ा बना सकता है। हालांकि ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर के बारे में चिंता करना और कुछ भी अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट के होने से डरना, ये एक ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी होती है। इसे स्किप करना आसान तो नहीं है, लेकिन ये भी सभी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अपने दिमाग में एक पॉजिटिव और बेहतर सिचुएशन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे पॉजिटिव चीजें या घटनाएं शामिल होने लग जाती हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीजों में बहुत आसानी से यकीन कर लेते हैं, और वहीं कुछ लोग मानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज होती नहीं है। यहाँ आपको ये समझने की कोशिश करनी होगी कि आप अपने माइंड को जिस डायरेक्शन में मोड़ देते हैं, वो आपको उसी डायरेक्शन के अनुसार रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। अगर आप ऐसा सोचें कि यूनिवर्स आपकी बातों को सुनती है और आपको रिस्पॉन्ड भी करती है, तो धीरे धीरे आपको ऐसे साइन भी दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक उसी तरह अगर आप अपने दिमाग को शांत करके उसे ये यकीन दिलाएंगे कि आप जल्दी ही अपनी इस प्रॉब्लम का एक बेहतर सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, तो आपका माइंड भी इस काम में आपकी मदद करना शुरू कर देगा। हो सकता है कि आप खुद अपने माइंड में आने वाले थॉट से सरप्राइज हो जाएं कि आपकी समस्या का हल इतनी आसानी से भी मिल सकता था।
और आप बिना वजह इतने दिनों से परेशान हो रहे थे। बस आपको कुछ समय का ब्रेक लेने और दिमाग को शांत करने की जरूरत होती है। एक ह्यूमन माइंड की शायद इतनी सारी क्वालिटीज हैं जिन्हें आप गिन भी नहीं सकते, और इन्हीं में से एक है माइंड का बेस्ट थॉट्स को जनरेट करना। लेकिन इसके लिए आपको अटेंटिव होना बहुत जरूरी है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी नए आइडिया को सोचने के लिए आप बहुत सारे मेथड्स को अप्लाई करने की कोशिश करते होंगे। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि किसी भी नए थॉट के लिए आपको बस उस मोमेंट में प्रेजेंट होने की जरूरत होती है। आप इस हैबिट को किसी आर्टिस्ट से सीख सकते हैं, जिनका माइंड उनके काम को लेकर हर समय अटेंटिव और प्रेजेंट रहता है। लेकिन आज के समय में लोग फिजिकली तो आपको सामने दिखाई दे सकते हैं, पर मेंटली शायद उस मोमेंट में वो प्रेजेंट नहीं होते। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप किसी सी बीच पर सनसेट देखने के लिए जाते हैं, लेकिन आप उस मोमेंट में प्रेजेंट होकर उसे पूरी तरह से एंजॉय करने के बजाय उस मोमेंट को कैद करने के लिए अपने फोन या कैमरे में बिजी हो जाते हैं। आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं रहता कि कब आपने उस मोमेंट की ब्यूटी को खराब कर दिया। जब आप अपनी लाइफ में चल रही सारी टेंशन को भूलकर किसी मोमेंट में पूरी तरह फोकस होकर उसे एंजॉय करते हैं, फील करने की कोशिश करते हैं या उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो बहुत कम समय में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगते हैं, और ऐसी मेमोरीज भी आपके लिए लाइफ टाइम तक माइंड में स्टोर हो जाती हैं। प्रेजेंट रहने का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ अच्छे मोमेंट्स को ही इसके लिए परफेक्ट समझें, बल्कि आपको ऐसे मोमेंट में भी प्रेजेंट और अटेंटिव रहना चाहिए जो आपको अच्छी फीलिंग नहीं देते। जब आप किसी मुश्किल मोमेंट में भी प्रेजेंट रहने जैसी क्वालिटी खुद में डेवलप कर लेते हैं, तो आप उन सॉल्यूशन को बहुत ही कम समय में ढूंढ लेते हैं और उन मुश्किलों से खुद को बाहर निकाल लेते हैं। प्रेजेंट रहने की आदत को एक ऐसी छोटी उम्र से ही डेवलप करना इंपॉर्टेंट होता है। आपने अपने स्कूल टाइम में देखा भी होगा कि जब आप किसी स्पोर्ट कंपटीशन में या एग्जाम में पार्ट लेने जा रहे होते हैं, तब आपके टीचर या आपके पेरेंट आपको ब्रेथ एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं। इसमें आपको अपनी ब्रेथ पर कंट्रोल करना होता है। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आपका दिमाग इनके अलावा किसी और बात को सोच रहा है, तो वो सारे डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलकर उस मोमेंट में खुद को प्रेजेंट कर लें जिसमें आप पार्ट लेने वाले हैं। बचपन की ये आसान सी एक्सरसाइज आपके लिए खुद को प्रेजेंट और अटेंटिव बनाने में हमेशा हेल्पफुल साबित हो सकती है। आज की लाइफ में अधिकतर सभी लोग इस बात पर फोकस करते हैं कि वो कितनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में फीड कर लें, ताकि वो बाकी लोगों के सामने खुद को ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट प्रूव कर सके। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने की रेस में वो खुद के दिमाग में ऐसी बहुत सारी नॉन इम्पॉर्टेंट बातों को फीड करना स्टार्ट कर देते हैं जो उनके किसी भी काम की नहीं होती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आज के टाइम में टीवी या मोबाइल फोन पर आने वाले शोज, न्यूज और गॉसिप्स। सेलिब्रिटी की लाइफ से जुड़े हुए इंसिडेंट हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए किस्से, लोग उनके बारे में छोटी से छोटी डिटेल रखना पसंद करते हैं, और वो इस इंफॉर्मेशन को खुद तक ही लिमिटेड नहीं रखते, बल्कि इतनी ही एनर्जी वो दूसरे लोगों तक पहुंचाने में भी खर्च कर देते हैं। अगर आप भी इस तरह की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये इंफॉर्मेशन आपको रिटर्न की फॉर्म में क्या वैल्यूएबल चीजें देती है? शायद कुछ भी नहीं। इसके बदले में आपके कीमती टाइम, एनर्जी और कंसंट्रेशन जैसी चीजें ले लेती है। लोग जब एक ग्रुप में शामिल होते हैं और वहां चल रहे किसी डिस्कशन का पार्ट होते हैं, तब उनमें एक तरह की ईगो फीलिंग डेवलप हो जाती है, और ये ईगो जुड़ा होता है खुद को इंफॉर्मेटिव पर्सन साबित करने का। जब उसी ग्रुप के 3 से 4 लोग आपकी इस इंफॉर्मेशन के लिए तारीफ कर देते हैं, तो ये तारीफ आपके ईगो के लिए बूस्टर का काम करती है। आप सोचने लगते हैं कि अगर लोग इस बात को पसंद करते हैं और इसके लिए आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो आपको खुद को और ज्यादा इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रहना चाहिए। लेकिन इसका एक और नेगेटिव इम्पैक्ट आपके माइंड पर पड़ता है, और वो है आपके पीस ऑफ माइंड का छिन जाना। आपने देखा होगा कि जब आप किसी कमरे को जरूरत से ज्यादा सामान से भर देते हैं, तो वो एक सुंदर लिविंग स्पेस की बजाय किसी सर्वाइविंग बॉक्स जैसा दिखाई देने लगता है। ठीक यही लॉजिक माइंड के साथ भी काम करता है। अगर आप जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन या बर्डन को माइंड पर डालेंगे, तो आप इसकी नेचुरल एबिलिटी को भी खो देंगे। आपको समझना होगा कि कुछ चीजें बेस्ट तभी दिखाई देती हैं जब वो खुद में एक लिमिटेड सामान को कैरी करती हैं। आपका माइंड भी ऐसी ही चीजों में से एक है। हर तरह की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने से बेहतर है कि आप अपने माइंड की स्टोरेज कैपेसिटी को समझें और उसी के अकॉर्डिंग सभी जरूरी इंफॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इसमें स्टोर करें।
ग्रुप में चल रहे डिस्कशन में हर चीज का जवाब देने की बजाय आप लोगों के सामने एक ऐसी इमेज बनाकर रख सकते हैं जिसका माइंड शांति से सुनने और सिर्फ जरूरत वाली इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। माइंड में एक लिमिट तक इंफॉर्मेशन को फीड करना और इसे ऑर्गेनाइज रखना कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, ये जानने के बाद अब ऑथर आपको ये बताना चाहते हैं कि माइंड को आप खाली कैसे कर सकते हैं और इसमें से बिना जरूरत की और नॉन वैल्यूएबल चीजों को कैसे हटा सकते हैं। रायन का मानना है कि माइंड को खाली करने का सबसे आसान स्टेप है कि उसमें इंफॉर्मेशन को फीड करना धीरे धीरे बंद कर दिया जाए। आप अपने गैजेट से ऐसे सभी सोर्स को हटा सकते हैं जो आपको नॉन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आप अपने गैजेट और किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के यूज को कम करके भी माइंड को फ्री और खाली होने का फील दे सकते हैं। दूसरा रास्ता यह है कि आप जब भी किसी भी काम को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो दूसरे टास्क के बारे में सोचना बंद कर दें। इससे दो फायदे हो सकते हैं। पहला तो ये कि इससे आपका फोकस नहीं बढ़ता और दूसरा ये कि ये आपके परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। जब आपका माइंड किसी भी तरह की एक्स्ट्रा थिंकिंग पर काम कर रहा होता है तो वो इतनी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। इसलिए आपको एग्जीक्यूशन के समय थिंकिंग और वर्क हिटिंग में हमेशा शांत होकर काम पर फोकस करने को ही चुनना चाहिए। दो अलग टॉपिक पर एक साथ माइंड का काम करना उतना ही मुश्किल होता है जितना कि आपका एक साथ फिजिकली दो कामों को परफॉर्म करना। आपका माइंड दो कामों को एक साथ करते हुए खुद को बार बार ये याद दिलाता रहता है कि उसे इन दोनों इंफॉर्मेशन को आपस में मिक्स नहीं करना है और उसे किसी इंफॉर्मेशन को मिक्स नहीं होने देना है। क्या आपको अभी भी लगता है कि इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आपका माइंड एक एफिशिएंट तरीके से काम कर सकता है? नहीं। इसीलिए माइंड को कम से कम ऑक्यूपाइड रखने की कोशिश करें और ऐसी इंफॉर्मेशन को बाहर निकालें जो आपके लिए किसी काम की नहीं है, ताकि जरूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपके माइंड में अच्छा खासा स्पेस बन सके और आप उन्हें लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकें। माइंड को खाली रखने के लिए कोई बहुत ज्यादा एफर्ट्स या मुश्किल स्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। आप एक जेंटल इग्नोरेंस के साथ अपने कानों तक आने वाली सभी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को एक डिस्टेंस पर ही रोक सकते हैं या उन्हें अपने माइंड में एंटर करने से रोक सकते हैं। आप कैसा फील करेंगे जब आप किसी अच्छी लोकेशन पर एक बेस्ट कंपनी देने वाले लोगों के साथ ट्रिप पर गए हुए हो, आपके आसपास का व्यू बहुत सुंदर हो और उस टाइम में आप मैक्सिमम एंजॉय करना चाहते हो, लेकिन आपकी कैब का ड्राइवर बहुत स्पीड से ड्राइव करते हुए आपको लोकेशन तक पहुंचा दे। आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ इनकम्प्लीट सा महसूस करेंगे और आपको ऐसा भी लग सकता है कि जिस मोमेंट के लिए आप इतनी दूर आए हो उसमें आप ज्यादा समय नहीं बिता पाए। ऐसा ही सेम सिस्टम माइंड के लिए भी बनाया गया है। जब आपके माइंड में कोई आइडिया या थॉट आता है तो अक्सर आप उस आइडिया पर काम करने के लिए या फिर कोई डिसीजन लेने के लिए बहुत बहुत स्पीड में अपने माइंड को रन करने के बारे में सोचते हैं और इस स्पीड में बहुत सारे बेस्ट डिसीजन और आइडिया को एग्जीक्यूट करने के तरीके आपसे बहुत पीछे छूट जाते हैं या फिर वो आपके माइंड की थिंकिंग के एरिया में आ ही नहीं पाते हैं। स्पीड से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है जिसे लोग अक्सर मिस कर देते हैं और वो है डीप थिंकिंग। स्पीड और डीप थिंकिंग दोनों एक साथ कभी काम नहीं कर सकते। रायन का कहना है कि माइंड को खाली करने के बाद उसे एफिशिएंट बनाने का सबसे बेहतर तरीका है डीप थिंकिंग की प्रैक्टिस करना। अपने माइंड में कुछ बातों के बारे में सोचकर आप उसे रोज डीप थिंकिंग जैसी प्रैक्टिस करा सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला स्टेप है कि आप माइंड को एक रेगुलर बेसिस पर यह याद दिलाएं कि आपकी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है। जब आप इस बारे में पूरी तरह से श्योर हो जाएंगे तब आप अपने माइंड को उस इंपॉर्टेंट चीज के अलावा बाकी जगह पर डिस्ट्रैक्ट होने से रोकें। दूसरा स्टेप है कि आप माइंड को प्रेजेंस में रहने के लिए ट्रेन करें। फ्यूचर में क्या हो सकता है या पास में आपके साथ क्या अच्छा या बुरा हुआ था, इसके बर्डन से अपने माइंड को फ्री रखने की कोशिश करें। तभी आप किसी सब्जेक्ट पर गहराई से सोच सकते हैं। तीसरा स्टेप यह है कि माइंड को उन चीजों के बारे में सोचना भी सिखाएं जो आपको आंखों के सामने नहीं दिखाई देती हैं या वो छुपी हुई बातें होती हैं। कई बार आप अपने सामने दिख रही अपॉर्चुनिटीज में इतना ज्यादा खो जाते हैं या जल्दबाजी में उन्हें चुन लेते हैं और बेहतर और छुपे हुए ऑप्शन के बारे में आपको कोई ख्याल ही नहीं आता है। आखिरी स्टेप ये है कि आपको माइंड में हर रोज ये थॉट डालना होगा कि आपकी लाइफ का रियल मीनिंग क्या है। आप अपनी लाइफ से कौन कौन सी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उन्हें पाने के लिए आप किस लिमिट तक जा सकते हैं। थोड़े समय में लिए जाने वाले डिसीजन से आपको कुछ देर की तारीफ तो मिल सकती है कि आप डिसीजन मेकिंग में काफी क्विक हैं,
लेकिन क्विक डिसीजन आपके सामने प्रॉब्लम को भी लाकर खड़ा कर सकते हैं, जिससे आपको ये रिग्रेट हो सकता है कि आपने समय होते हुए भी ज्यादा ना सोचने की गलती की। डीप थिंकिंग के लिए और माइंड को एनालाइज करने के लिए अपने दिमाग में आने वाले थॉट्स को नोट डाउन करना भी एक अच्छी हैबिट हो सकती है। इस बारे में एक एग्जाम्पल देते हुए ऑथर रायन बताते हैं कि एन फ्रैंक नाम की एक जर्मन महिला जब छोटी थी, तब उन्हें उनके किसी फैमिली मेंबर ने जन्मदिन पर एक डायरी गिफ्ट की थी। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद उन्हें अपने घर को नाजी अटैक की वजह से छोड़कर जाना पड़ा। वो जब भी परेशान होती या उन्हें अपनी उस समय की लाइफ के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता, तो वो उस डायरी में अपने दिमाग के सारे थॉट्स को लिख लेती थी। और तब शाम में वो खुद के लिखे हुए थॉट्स को ही पढ़ती और सोचती कि उनके दिमाग में कितने अच्छे आइडियाज आते हैं, और अगर वो उन्हें फॉलो करें तो उनकी लाइफ काफी बेहतर हो सकती है। एन की जैसी ही हैबिट आप खुद में भी शामिल कर सकते हैं। आपके माइंड के थॉट्स को खुद में कलेक्ट करके रखने वाली एक डायरी आपके लिए स्ट्रेस के टाइम में एक थेरेपी का काम कर सकती है। जब आप खुद को वर्थलेस या फेलियर समझने लगते हैं, तो इस डायरी में लिखे हुए अच्छे मोमेंट्स या थॉट्स के बारे में पढ़कर आप खुद पर फिर से एक बार भरोसा कर सकते हैं। किसी दूसरे के मोटिवेट करने से ज्यादा बेहतर है आप खुद के कामों या खुद के आइडियाज से अपने आप को इंस्पायर करने की कोशिश करें। और इन सब में आपकी मदद कर सकती है आपकी एक छोटी सी डायरी। लाइफ में कई बार ऐसा होता है जब आप अपने हर रोज के शेड्यूल से बोर हो जाते हैं और आपका किसी छोटे से ब्रेक पर जाने का मन करता है। ऐसे में आपके लिखे हुए थॉट्स आपके लिए एक स्ट्रेस बस्टर का काम करने के साथ आपको खुद पर प्राउड करने का मौका भी देते हैं। जब आप माइंड को अपने द्वारा किए गए अच्छे कामों को बार बार किसी डायरी के जरिए याद दिलाते रहते हैं, तो आप आगे के समय में माइंड को और बेहतर परफॉर्म करने के लिए एनकरेज करते हैं। कई बार आपकी ये डायरी और इनमें लिखे हुए आपके थॉट्स किसी ट्रिप, आउटिंग या पार्टी से कहीं ज्यादा बेहतर और इफेक्टिव साबित होते हैं। ये एक थॉट ब्रेक के साथ साथ एफिशिएंसी बूस्टर का भी काम करते हैं। जब आप लिखने बैठें तो आप क्या लिखने जा रहे हैं, इस बात से ज्यादा फोकस आप इस बात पर करें कि आप ये थॉट या मेमोरी क्यों लिखना चाहते हैं, और आगे चलकर जब आप इसे दोबारा पढ़ेंगे तब आप इस पॉजिटिव थॉट से क्या वैल्यू ड्रॉ कर पाएंगे। लिखने से पहले आपको बहुत ज्यादा सही या गलत के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप बस एक प्योर हार्ट और क्लीन माइंड को फॉलो करते हुए अपने थॉट्स को पेपर पर उतार दें। अपने आसपास आज अगर लोगों को एक शांत माहौल ढूंढना होता है तो वो किसी खास जगह पर जाना पसंद करते हैं, जैसे कि किसी शांत हिल स्टेशन पर या फिर किसी स्पिरिचुअल सेंटर पर, जहां वो अपने दिमाग में आने वाले थॉट्स को सुन सकें, उन्हें फील कर सकें। एक शोर से भरे हुए माहौल में आपका दिमाग बेहतर थॉट्स को धीरे धीरे प्रोड्यूस करना ही बंद कर देता है। यहाँ दिमाग को शांत करने का मतलब ये नहीं है कि आपका बिल्कुल ऐसे प्लेस पर होना जरूरी हो जहां कोई भी आवाज ना हो, बल्कि एक हेल्दी माइंड के लिए नेचर से आने वाली सभी आवाजें हेल्पफुल होती हैं, जैसे कि पानी की आवाज, पक्षियों की आवाज एटसेट्रा। एक ऐसे प्लेस पर जहां आपके थॉट्स आपको रियलिटी की फील दें, उसे माइंड के लिए परफेक्ट समझना चाहिए। ये एटमॉस्फेयर आपके घर में आपका रूम भी प्रोवाइड करा सकता है, जहां आप कमरे में लगी हुई घड़ी की सुइयों की आवाज को गौर से सुन सकें और खुद को ये यकीन दिला सकें कि समय कितना तेजी के साथ गुजर रहा है और ये बीता हुआ समय आपके पास कभी लौट कर नहीं आने वाला है। एक ह्यूमन की या किसी भी लिविंग क्रीचर की बॉडी को बोलने के लिए तो एक ही सोर्स दिया गया है, लेकिन सुनने के लिए उन्हें दो सोर्स दिए गए हैं। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि आपको बोलने में या एक्सप्रेस करने में अपनी सारी एनर्जी खर्च करने की बजाय इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा सुने, और सुनने में भी एक फिल्टर का हमेशा यूज करें, जिससे कि हर तरह का शोर और ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपकी जरूरत की नहीं है वो आपके अंदर एंटर होने से पहले ही बाहर रुक जाए। माइंड को शांत करके उनसे मैक्सिमम बेनिफिट लेने का काम एक आर्टिस्ट से बेहतर कोई नहीं जानता, चाहे वो एक पेंटिंग आर्टिस्ट हो, लिरिक्स लिखने वाले आर्टिस्ट हों या कुछ क्रिएटिव बनाने वाले आर्टिस्ट हों। सभी अपनी आर्ट को एक बेहतर फॉर्म देने के लिए अपने माइंड को हर तरह के शोर और बेवजह की इन्फॉर्मेशन से बचाते हैं, ताकि उनके माइंड में आने वाले अच्छे आइडियाज किसी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन से डिस्ट्रैक्ट होकर गायब ना हो सके। ऑथर रायन का कहना है कि एक माइंड की खूबसूरती उसके थॉट से ही पहचानी जा सकती है, और अच्छे थॉट्स के लिए पीस एक बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लोग अक्सर एक शांत माहौल में खुद को स्ट्रेस्ड फील करते हैं और वो खुद को शोर की तरफ ही लेकर जाते हैं ताकि उन्हें अकेलापन ना महसूस हो सके। एक शांत माहौल से डरने की नहीं, बल्कि उसे समझने की जरूरत है। एक शांत दिमाग ही विजडम को शो कर सकता है।
इस बात को तो इस एपिसोड में आपने कई एस्पेक्ट से समझ ही लिया होगा। लेकिन अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, और वो ये कि एक रियल विज़डम क्या होती है? क्या हर तरह की इन्फॉर्मेशन को माइंड में इकट्ठा करना और लोगों को इस बारे में बताना कि आप बहुत कुछ जानते हैं, ये एक वाइज़ माइंड की इंडिकेशन है? बिल्कुल भी नहीं। इस बारे में ऑथर रायन हॉलिडे एक किस्सा बताते हैं। वो कहते हैं कि ग्रीस देश में एक काफ़ी पॉपुलर प्रीस्ट थी, जिनका नाम डेल्फी था। उनके बारे में किसी पर्सन ने एक सवाल किया कि आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान इंसान कौन है, जिसके बारे में आप जानती हैं? डेल्फी ने जवाब दिया कि उन्हें सबसे ज़्यादा वाइस माइंड सुकरात जैसे महान इंसान का लगता है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि वो अधिकतर समय तो खुद को ऐसा इंसान बताते थे जिससे बहुत कम चीज़ों की जानकारी होती है, डेल्फी ने जवाब दिया कि यही बात तो उनके माइंड को एक वाइज माइंड बताती है। उन्होंने इस बात को क्लियर करते हुए कहा कि जो लोग हमेशा खुद को नई चीज़ें जानने के बारे में तैयार रखते हैं और किसी भी तरह की ईगो को खुद से दूर रखते हैं, वो ही सही मायनों में विजडम के हकदार कहलाते हैं। अगर आप किसी भी ग्रुप में या लोगों के सामने ये शो करते हैं कि आपको तो इस बारे में पहले से ही काफ़ी जानकारी है, तो आप अपनी लाइफ में कोई भी नई जानकारी माइंड में ऐड नहीं कर पाएंगे। खुद को नई और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन से अपडेट रखने के लिए अगर आप ये शो करते हैं कि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप उस सब्जेक्ट की मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। कभी-कभी सुकरात की तरह किसी फील्ड की इन्फॉर्मेशन से आपका एकदम अनजान बनकर जाना भी काफ़ी बेनिफिशियल साबित होता है। खुद को कम इन्फॉर्मेशन रखने वाला बताने में कोई बुराई या शर्म महसूस करने जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट की तरह काम करता है। कुछ लोगों के लिए ये शुरुआती दौर में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अभी तक ये खुद को एक जानकार इंसान के तौर पर लोगों के सामने प्रेजेंट करते रहे, और अब अचानक से अगर वो ये दिखाते हैं कि उन्हें किसी सब्जेक्ट के बारे में कम जानकारी है या बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो वो खुद को बाकी लोगों के सामने कम कैपेबल समझ सकते हैं। अगर आप इसे एक शर्म या ईगो डैमेज की तरह ट्रीट करेंगे, तो ज़रूर ही आपको इस फॉर्म में खुद को ढालने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप इसे एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर की तरह ट्रीट करते हैं, तो आपके लिए किसी भी दूसरे से सीखना या जानकारी लेना बेहद आसान हो सकता है। आप अपने माइंड को खाली रखते हुए जितनी ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर करते हैं, आपका माइंड विज़डम के उतने ही अच्छे सिंबल को शो करता है। लाइफ में लोग अक्सर ईगो को कॉन्फिडेंस समझने की भूल करते हैं, जबकि ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें होती हैं। अक्सर लोग ईगो में आकर कुछ ऐसे कामों के लिए हाँ बोल देते हैं, जिन्हें वो बाद में भी पूरा नहीं कर पाते हैं। ब्रायन कहते हैं कि कॉन्फिडेंस वो है जो आपके अंदर से एक विश्वास दिलाता है कि आप किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं, और इस काम को पूरा होने पर आपको एक अलग तरह का सैटिस्फैक्शन भी महसूस होता है। हमेशा खुद का ईगो सैटिस्फाई करने वाले लोग अक्सर अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा खुद को बाकी लोगों से बेहतर समझने की गलती करते हैं। वो किसी भी नई जानकारी के मिलने पर उसे इग्नोर करने में ज्यादा विश्वास दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस इंफॉर्मेशन में कुछ भी नई बात नहीं है। धीरे धीरे उनका ये बर्ताव उन्हें बाकी लोगों से अलग कर देता है। आप इस बात को खुद महसूस करके देख सकते हैं।